हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 7 का सोल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि किस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कम से कम टाइम में। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका मैथ पेडागोजी से रिलेट करता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एसे टाइप। ऐसे टाइप टेस्ट का सबसे अच्छा यूज इसमें से क्या है? टू मेजर द नॉलेज इन एन इम्प्रेसिव वे, या फिर इट इज इजी टू एडमिनिस्ट्रेट देम, या टू मेजर हाई लेवल ऑब्जेक्टिव इन एन इम्प्रेसिव वे, या फिर टू मेजर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लो लेवल। तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि यहाँ पे टू मेजर द नॉलेज इन एन इम्प्रेसिव वे, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ऐसे टाइप टेस्ट का। ठीक है, next question, mathematics should be visualized as the vehicle to train a child to think, reason, analyze, articulate logically. Apart from being a specific subject, it should be treated as a concomitant to any subject involving analysis and meaning. तो ये किसने हाईलाइट किया था? तो ये हाईलाइट किया था by NPE 1986। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। ये किसने कहा था कि मैथमेटिक्स एक ऐसी गणित एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऐसा कहा जाता है कि जिसको भगवान ने ही लिखा है। ठीक है, तो ये आपका कहा गया था बाय गैलीलियो। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बिल्ट of abstract elements. These elements are not described in concrete fashion. तो ये आपका गैलीलियो ने कहा है, न्यूटन ने कहा है, मार्शल एच स्टोन ने कहा है, या फिर डाल्टन ने। तो मार्शल एच स्टोन ने इसको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन a habit of reasoning, कि बच्चे ये सोचे कि हाँ इसको किस तरीके से किया जा सकता है, रीजन कर सके कि ऐसे क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। ओके, तो ये आपका लॉक ने कहा है, न्यूटन ने कहा है, या फिर जॉन ड्यू ने, या फिर डी ऑप्शन। तो इसमें आपका लॉक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रामानुजन, है ना। नेक्स्ट है ए बिगिन अ बिजनेस। 85,000 का 85,000 को इन्वेस्ट करके वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में। कुछ टाइम बाद क्या होता है, बी ज्वाइन कर लेते हैं उनको और वो इन्वेस्ट करते हैं 42500 रुपीज। ठीक है, अब आपको बताना है कि उन्होंने कितने पीरियड बाद, बी ने कितने टाइम बाद जो है ए को ज्वाइन किया होगा, और आपको ये और आगे क्या है, उन्होंने आपको उसका प्रॉफिट का रेशियो भी दे रखा है। तो इसको आप क्या करेंगे, सिंपल किस तरीके से लिख सकते हैं, हम हमेशा जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 85,000, कितने महीने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 42500 ये इन्वेस्ट कर रहा है, बी कितने महीने के लिए नहीं पता, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेशियो कितना है 3:1, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आपका प्रॉफिट बताता है। तो क्या इस 3 को मैं यहाँ लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये आपको टाइम बताएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपको टाइम की वैल्यू बताएगा। ये कैंसिल करके आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 मंथ्स की वैल्यू आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं 40,000, 80,000 और 120,000। ठीक है, 1,20,000। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल जब खत्म हो जाता है तो बी जो है वो 40,000 विड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ 40,000 उन्होंने छोड़ दिए। सेकेंड ईयर जब खत्म होता है तो सी ने 80,000 विड्रॉ कर लिए, बाकी बचे हुए जो 40,000 थे वो उसी में इन्वेस्ट रहने दिए। तो आपको बताना है कि 3 साल बाद जो प्रॉफिट का रेशियो है वो किस तरीके से, प्रॉफिट कह दिया, शेयर का जो रेशियो है वो किस तरीके से होगा। तो इसको आपको सिंपल ही लिखना है, जैसे 40,000 जो है तो ए ने तो विड्रॉ किए ही नहीं, तो मतलब उसने पूरे के पूरे 36 यानी कि 3 साल जो है पूरा इन्वेस्ट करके रखा, इसको मंथ के अकॉर्डिंग ही लिखना है। दूसरा आपका आ जाएगा 80,000। 80,000 उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा 12 महीने के लिए, और बाकी 24 महीनों के लिए उन्होंने 40,000 इन्वेस्ट करके रखा। ऐसे ही सी का अगर मैं रेशियो देखूं तो 80,000 उन्होंने इन्वेस्ट करके रखे पूरे के पूरे 24 महीनों के लिए, और बाकी बचे हुए 12 महीनों के लिए उन्होंने 80,000 कह दिया मैंने, 1,20,000। 1,20,000 उन्होंने 24 महीने के लिए इन्वेस्ट करके रखा, बाकी जो बचे हुए 1 साल है उसके लिए उन्होंने वहां पर 40,000 ही इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सारी चीजें जो है जितनी भी कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 347। रेशियो आपका कितना बन जाएगा, 347।
अगला है वर्किंग 7 आवर्स डेली, 24 मेन जो है वो काम करते हैं कंप्लीट 27 दिन में, ठीक है। तो इसके लिए आपका वही M1 D1 T1 अपॉन W1 R1 वाला फॉर्मूला लगेगा। जो भी चीजें दे रखी हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 7 घंटे काम करते हैं 24 मेन कितने 27 दिन के लिए। ऐसे ही आपके 14 मेन काम करेंगे सेम पीस ऑफ वर्क 9 घंटे कितने डेज में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये सारी चीजें आपने यहाँ से हटा के यहाँ डिवाइड में ले आए, 14 इंटू 9, जो भी चीजें कैंसिल हो रही हैं आपका 3 टाइम्स और यहाँ पे ये आपका 2 टाइम्स 12, 12 3 आपका 36 डेज में आपका ये सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा जब वो 14 में 9 घंटे के लिए काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक काम करने का जो भी है वो 529 रुपीज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है ए और बी मिलके काम करते हैं, कितने काम को कंप्लीट करते हैं 19/23। ओके, 19/23 वर्क करते हैं, बी और सी 8/23 वर्क करते हैं। आपको बताना है कितने पैसे उनके बीच में डिवाइड हुए हैं, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर B और C 8/23 कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ अकेला A जो है A रेशियो B प्लस C अगर मैं बताऊं तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये 15/23 काम कर रहा होगा और ये 8/23 काम कर रहे हैं। मैं A की अर्निंग बता सकती हूँ, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आपका रेशियो कितना बन गया 15:8, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 15/23 इंटू 529 कर देंगे तो इससे आपको ए के शेयर की वैल्यू पता लग जाएगी कि ए ने कितने कमाए। तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर 345 आ गया, ठीक है, 345। और बाकी दोनों की वैल्यू आप बी प्लस सी, या फिर आप क्या कर सकते हो कि ऐसे ही जैसे हमने बी प्लस सी और ए का रेशियो निकाला, आप क्या करो कि ए प्लस बी और सी का रेशियो निकाल लो, सी की वैल्यू निकालो। तो उसके थ्रू भी, क्योंकि सी में सारी की सारी वैल्यूज अलग है, तो वैसे भी आप इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 345 92 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कल्टिवेट 2/3 ऑफ द लैंड इन 6 days। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 2/5 अगर ये 6 दिन में कर रहे हैं तो पूरा का पूरा काम ये 6 into 5/2 में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 दिन में ए पूरे के पूरे काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही बी का आप कैलकुलेट कर लेंगे, बी 10 दिन में कर रहे हैं तो 10 into 3 30 डेज में करेंगे। ओके, पूरे काम को वो 30 डेज में कंप्लीट करेंगे। इसका एलसीएम आपके पास कितना आ गया 30, यानी कि ये टोटल वर्क है। एफिशिएंसी इनकी आ गई 2, इनकी आ गई 1। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि 4/5 ऑफ वर्क वो कितने दिन में करेंगे, तो ये पूरा का पूरा काम तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 30 का आप 4/5 निकाल लो, ठीक है, और डिवाइड कर दो उसकी एफिशिएंसी से यानी कि 3 से, तो यहाँ पे आपका आ गया 10 and 2 यानी कि 8 डेज में 4/5 ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी आपको दे रखा है 999 किलोमीटर और एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 6 बजे वहां से लीव करती है और किस स्पीड से चल रही है, वो 55.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर ट्रेन जो है वो 1 घंटा 20 मिनट स्टॉप होती है, रुकती है, ठीक है, तो आपको बताना है कि वो बी तक कब पहुंचेगी, ठीक है, कितने बजे पहुंचेगी। ओके, तो यहाँ पे आप टाइम निकाल लो। सबसे पहले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से 999 55.5, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 9 बाय कह सकते हैं 90/5 आ जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर यस आपका 90/5 यानी कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल 18 आवर्स लिख सकते हैं। तो 18 आवर्स आपका इधर पे आ गया बिना रुकावट के, ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्टॉप है वो नहीं हुआ है। अगर मैं कहूँ कि 1 घंटा और 20 मिनट यानी कि 1 घंटा 20 मिनट ये रुक रहा है कहीं पर, इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 आवर्स ये इतना रुक रहा है कहीं पे, तब वो बी पे कब पहुंचेगा। तो टोटल उसको टाइम कितना लग रहा है 19 घंटे और 20 मिनट, है ना, यही कह सकते हैं 19 घंटे 20 मिनट लग रहा है। तो वही 6 AM में आप 19 घंटे 20 मिनट ऐड कर दो तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1:20 AM। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A plane left 30 minutes
later than the scheduled time and in order to reach the destination 1500 kilometer away in time उसने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया from the usual speed। अब यहाँ पर आपको बताना है उसकी usual स्पीड क्या थी। तो अगर उसकी स्पीड v है और टाइम t लग रहा है तो इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा होगा। ओके, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो आपका 1500 किलोमीटर ही है। अगर मैं बात करूं दूसरे की, यानी कि यहाँ पे ये आपका vt जो है ये 1500 के इक्वल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब वो 30 मिनट बाद चला, ठीक है, तो यानी कि 30 मिनट ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड कितनी है आपकी, डिस्टेंस तो 1500 का ही है, स्पीड कितनी लग रही है यहाँ पर x प्लस 250। अब यहाँ पे ध्यान, अगर उसकी स्पीड v है तो उसको कितनी इंक्रीज करनी पड़ी, v प्लस 250। इतनी चीज क्लियर है। ओके, v प्लस 250 उसको क्लियर वहां पे चलना पड़ेगा। टाइम अगर t1 की मैं बात करूं तो सिंपल कितना लग रहा था, अपॉन v लिख लेते हैं, ठीक है। और t2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उसको कितना चल रहा था, v प्लस 250। इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पर जब मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगी, या फिर आप ऐसे भी टाइम भी पुट करके देख सकते थे, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 30 मिनट का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे ताकि जो भी आपका डिफरेंस है उसको रखेंगे 30 मिनट के इक्वल, और उसके थ्रू आपके पास जो वैल्यू आएगी वो स्पीड की वैल्यू वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, t1 में से t2 आप माइनस कर देंगे, यानी कि 1500 बाय v में से माइनस कर देंगे 1500 बाय v प्लस 250। तो ये आपका किसके बराबर होगा, 30 मिनट के, जिसको आप 30/60 जरूर लिख लेना क्योंकि आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आपका मिनट्स में है, ठीक है, तो इसलिए कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 750 किलोमीटर पर आवर यूजुअल स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, by walking at 3/4 of his usual speed, एक पर्सन जो है वो 20 मिनट बाद पहुंचता है देन इट्स यूजुअल टाइम, ठीक है। तो फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू रीच द ऑफिस। तो यहाँ पर जब उसकी स्पीड क्या है, v है, तो जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस है। पर वहीं अगर डिस्टेंस तो सेम ही है, वहीं अगर यहाँ पे क्या होता है, जब वो अपने स्पीड का 3/4 कर देता है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल रखोगे, ठीक है, इक्वल रख के देन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसके लिए वो कितनी आएगी, 60 मिनट्स उसको जो है टाइम लग रहा है, यूजुअली उसको 60 मिनट्स लग रहे हैं। ओके, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आपको दिया हुआ है 1365, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर हमें क्या मिलता है, 6 एज क्वेश्चंस कोशिएंट, ठीक है, 6 हमें मिल रहा है कोशिएंट और 15 हमें मिल रहा है एज रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, जब मैं x में मल्टीप्लाई कर दूंगी 1365 को, प्लस कर दूंगी 1365 को, तो ये किसके बराबर होगा, 6x प्लस 15 के। ये हम करते हैं ना, कोशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को और उसमें ऐड कर देते हैं रिमाइंडर, तो वही रिमाइंडर को प्लस किया गया, बस सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 270, और वही आपसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो पूछा जा रहा था, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर प्लस 1365 किया, ओके। तो यहाँ से आपका क्या है, यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या बोला गया, ऑन डिवाइडिंग लार्जर नंबर। तो यहाँ से मैं क्या कहती थी, x माइनस वाई आपका किसके बराबर है, 1365 की, तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी, x प्लस 1365, ओके, तो इसलिए ऐसा लिखा गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 7 की। तो यहाँ पे आपकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70,000, और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो क्लियरली आप 70,000 में से 7 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 69993। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ आपको दिया हुआ है, लेंथ बोला गया है कि लेंथ जो है वो थ्राइस है इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरिया गिवन है 7803, आप बताइए ब्रेथ। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, ब्रेथ मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल्स टू 7803, आपके पास b स्क्वायर बनेगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2601, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल वैल्यू के आगे 2601 किसका स्क्वायर होता है, आपका 51 का।
तो 51 मीटर्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर। अगर यही इसकी जगह क्या लेंथ पूछ लेते तो 51 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 252 सेंटीमीटर्स और लेंथ ब्रेथ आपको रेशियो दे रखा है 9:7। ठीक है, एरिया दे रखा है आपको, तो देखो 9 और 7 यानी कि 63x स्क्वायर आपका इक्वल है 252 के। क्लियर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 252 अपॉन 63। व्हाट इज द पेरीमीटर, यानी कि आपसे सिंपल 2 इंटू यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 16x, तो x की वैल्यू आप सिंपल क्या करोगे वहां पे पुट करके और आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसका आपके पास आंसर आएगा 17th नंबर क्वेश्चन का 64 सेंटीमीटर्स, ये इसका पेरीमीटर है। ओके, तो 64 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिया हुआ है 1 और 3। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ? ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी। रेशियो आपका क्या है, रेशियो आपका क्या है एल इंटू बी, लेंथ एंड पेरीमीटर। ओके, लेंथ एंड पेरीमीटर 2l प्लस 2b ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका 1:3 है, तो ये 3l इज इक्वल्स टू 2l प्लस 2b, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा l इज इक्वल्स टू 2। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ? तो लेंथ ओवर ब्रेथ करोगे 2:1 आपका आ जाएगा आंसर, तो b बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पर आपको ये जो डेटा है ये थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। क्लास साइज बताना है, क्लास साइज आप किस अकॉर्डिंग बताते हो कि जो भी आपको ऊपर क्लास साइज दिया होता है कि 150 से लेकर 155 तक है, फिर 156 से लेकर 160 तक है, तो ये आपको क्लास साइज दिया होता है कि इनमें मेन डिफरेंस कितने का है। तो आपने देखा होगा इनमें 140 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें मेन डिफरेंस आपका कितने का है 5 का है, तो क्लास साइज कितना है 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास मार्क्स क्या है आपका 165। अब क्लास साइज और क्लास मार्क में क्या अंतर है? क्लास मार्क होता है आपकी एवरेज वैल्यू, बिल्कुल सेंटर की वैल्यू, तो 165 से इधर तक आपका कितना है, बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 167.5, तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मॉडल क्लास इंटरवल यानी कि जिसमें आपकी वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू गिवन है, जिस चीज की भी वैल्यू गिवन है वो सबसे ज्यादा किसमें है, तो ये आपका सबसे ज्यादा है 160 से लेकर 165 क्लास में। Okay. Next question. How many bricks each measuring will be needed to build a wall 8 meter long, ठीक है, 6 meter high और 22.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर्स का ध्यान देना है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 22.5 को डिवाइड कर दिया 100 से। ऐसे ही आपके बाकी सारे यानी कि 25 इंटू 11.25 इंटू 6 और ऊपर आपके आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 6, क्योंकि सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। इसको सिंपलीफाई करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि कितने ब्रिक्स आप एक वॉल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका आंसर है आपका 6400। इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल, यानी कि जो a था उसको हमने क्या कर दिया 2a, तो सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले सरफेस एरिया क्या था 6a स्क्वायर, अब यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू 2a का स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर कर देंगे तो 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 6a स्क्वायर, तो यानी कि वो कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 4 टाइम्स। ऐसे ही अगर क्यूब होता तो हम क्या करते 8 टाइम्स कहते कि वो 8 टाइम्स हो गया। तो इस अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वॉल्यूम की बात हो रही है कि एरिया की बात हो रही है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसका डायामीटर है इक्वल टू इट्स हाइट, यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 2r इज इक्वल्स टू h, तो रेडियस आप क्या पुट कर सकते हो h/2। क्लियर, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, अगर यहाँ पे एच पुट किया जा रहा है तो, है ना, तो यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पे एच, तो यानी कि पाई एच क्यूब बाय 4, ये आपका बन जाएगा इस पर्टिकुलर सिलेंडर का वॉल्यूम, तो पाई एच क्यूब बाय 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शालू सोल्ड मोबाइल फोन एट द कॉस्ट ऑफ ₹1950, यानी कि सेलिंग प्राइस है, उसको हुआ लॉस 25% का। तो सेलिंग प्राइस अगर आपको दे रखा है 1950, तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई, और लॉस हुआ है तो यानी कि यहाँ से 75 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके थ्रू आप कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे आप सिंपल इसको 4/3 ही लिख लेते हैं,
ये आपका कॉस्ट प्राइस है। आगे उन्होंने क्या बोला कि वो कितने में उसको सेल करे ताकि उसको 30% का क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो 1950, सिंप्लीफाई पूरा करने की जरूरत नहीं है। 30% को मैं क्या लिख सकती हूँ 130%। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया आपका। ओके, ये आपका 65 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो है वो उस सेलिंग प्राइस की वैल्यू आएगी जिसमें उसको 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर है नन ऑफ दीज। क्योंकि देखो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, 3 4 12 है। ठीक है, 12 5 ओके 60 जीरो हो सकता है, एंड में जीरो हो सकता है, बट दो जीरोस ओके, इसके लिए सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 30 आइटम्स का इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ 25, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे देखो सिंपल हम क्या करेंगे, आपको रेशियो चाहिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। जो भी आपके साथ सेलिंग प्राइस के साथ वैल्यू है वो आ जाएगी आपके कॉस्ट प्राइस के सामने, और इधर आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब ये रेशियो क्या बन गया आपका 6:5 ऐसे कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, मुझे सीधा पता लग रहा है, तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास कितना आ गया 50/3, जिसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। ठीक है, तो 50/3 आपका 16/2/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 16/2/3 बिल्कुल सही है। इतने परसेंट का आपको लॉस हो रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस 28 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 36 आर्टिकल के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस ओवर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के साथ जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस के सामने, और यहाँ पर 28 इधर। कितने का यहाँ पे आपको फायदा देखने को फायदा कह दिया, नुकसान देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको अराउंड 8 का, 8 रुपीज का। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई 100, ये आपने कैंसिल किया 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, यानी कि 200/9, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 22.222, बट इधर पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 22/9 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है, इतना परसेंट आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल बहुत है, इनमें रेशनलाइज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम ले लो, a² + b², a + b a - b, यानी कि a² - b², इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया 5 - 3 लिख दिया, 5 - 3, नीचे तो 2 आ गया, ऊपर क्या आ गया 1 + √2, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 - √3। ऐसे ही प्लस का साइन 1 - √2, ठीक है, √5 + √3, इसको ही मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे, काफी सारी चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, और इसका आपका जो आंसर आएगा वो आएगा √5 - √6। ओके, इसमें भी सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, इसको तो रेशनलाइज कर लो। ठीक है, यहाँ पे इनको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो वो आपका ज्यादा इजी रहेगा। 4 - 3 करेंगे 1 हो जाएगा। तो ऐसे आप इनको रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर a² - b² वाली चीज बन रही है, तो नहीं बन रही तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, आप उसको रेशनलाइज करके सिंपली वैसे लिखो। ओके, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 16 - √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी जैसे स्क्वायर है, तो पहले तो आप क्या करो, इसको रेशनलाइज करके फिर उसका स्क्वायर फाइंड करना। ठीक है, रेशनलाइज करके पहला वाला जो भी वैल्यू है आपका, ठीक है, इसमें आपने रेशनलाइज किया तो क्या हो जाएगा √5 + √3, इसका आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर अपॉन आपका 5 - 3 यानी कि 2, और उसका आपके पास होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके यानी कि a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको आगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 62 621 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो होप सो आपको जो मॉक टेस्ट नंबर 7 कराया गया है वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, तो आप उनको जरूर, सारे ही जो भी मॉक टेस्ट है उनको जरूर अटेम्प्ट करें, इनसे आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा ही। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतने क्वेश्चन कीजिए। आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।